हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, ये हमारी आधुनिक भारत के ऊपर 5वीं क्लास है। 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है तो आप ये क्लास कंप्लीट देखें। अगर आपको वैसे रट्टे लगाने हैं तो ये क्लास बिल्कुल भी नहीं देखें। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो सीरीज चल रही है एडवांस मैथ और अर्थमेटिक की, वो भी आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे 4 लेक्चर हो चुके थे आधुनिक भारत के, और आज पढ़ रहे हैं हम 5वां लेक्चर। जो बच्चे आराम से अच्छा ज्ञान लेना चाहते हैं शिक्षा का, तो आराम से पढ़ें अपनी ईयरफोन लगाकर बड़े ध्यान के साथ। नहीं तो आप रट्टा लगाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, आप कहीं से भी लगाएं। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, ठीक है। हम पढ़ रहे थे भाई आधुनिक भारत। जो पीछे की 4 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखें एक बार। पीछे की क्लास में जो हमने पढ़ा था अब तक, वो हम पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी का भारत कैसा था, यानी कि औरंगजेब के बाद के जो मुगल साम्राज्य में जितने शासक हुए हैं उनकी क्या स्थिति थी। फिर हमने पढ़ा था नंबर 2 पे कि ये कि यूरोपीय कंपनी आती हैं, पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज आते हैं, वो अपनी स्थिति कैसे सुदृढ़ करते हैं, वो पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि भारत की उस समय जो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, वो क्या, उनकी स्थिति कैसी थी। जैसे कि हैदराबाद था, कर्नाटक था, मराठा साम्राज्य था, राजपूत राज्य था, बंगाल था, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और उसमें आज हम 2 पढ़ के चलेंगे, एक तो हैदराबाद के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, कर्नाटक के बारे में। अब हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में हम पढ़ के चलेंगे आज की क्लास में। हैदराबाद और कर्नाटक तो ठीक है। दूसरी बात हम आपको बता दूं, आज जो हम पढ़ेंगे ना हैदराबाद और कर्नाटक, कर्नाटक की 3 लड़ाइयाँ होती हैं। और यहाँ एक बहुत मुद्दे की बात होती है, बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। आपको ना क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, उसके बाद समझ में आएगी। इसमें अगर आपने बीच में कहीं भी स्किप कर दी तो क्लास समझ में नहीं आएगी, और फिर आप इधर से उधर भटकते रहेंगे कि हुआ क्या था, हुआ क्या था। आज हम सारा तोड़ इसमें बता देते हैं कि क्या क्या घटनाएं थी, ठीक है। स्क्रीन पर कहाँ तक, हाँ सही, यहाँ तक दिख रहा है। हम पढ़ रहे हैं हैदराबाद और हम पढ़ रहे हैं दूसरा कर्नाटक, ठीक है। हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद का जो शासक है ना, वो है निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ठीक है। और यहाँ का जो शासक है ना, सआदत, इसका नाम है सआदत उल्ला खान, ठीक है, उल्ला खान। लोगों के बीच में तो नहीं आया, हाँ लोगों के नीचे से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब साफ दिखाई दे रहा है। सआदत उल्ला खान और निजाम उल मुल्क। अब क्या होता है कि ये दोनों कैंडिडेट अलग अलग समय में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का कारण क्या होता है कि इनके जो वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो क्या क्या हैं, वो इनमें अहम योगदान करते हैं भाई लड़ाइयों में। क्यों, घर के, आपने बाहुबली तो देखी होगी ना, 2 भाई भाइयों में कैसी लड़ाई होती है, 2 फिल्म 2 मूवी तैयार हो जाती हैं। ऐसे ही है, इनके 2 वारिस होते हैं, एक नासिर जंग, एक नासिर जंग नाम है, एक का नाम है मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग। और इनका नाम है, एक का नाम है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, और एक का नाम है चांदा साहब, ठीक है। ये हमने लिख लिए, ये हैं, ये बड़े योगदान देंगे इस लड़ाई में। तो इससे पहले हम थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका क्या क्या योगदान रहेगा वो पढ़ेंगे। अब यहां से क्लास स्किप मत करना बस, अगर आपको कहानी अच्छे से समझनी है तो। हम पढ़ेंगे सबसे पहले हैदराबाद के बारे में, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद का कौन है निजाम है, हैदराबाद का जो नवाब है ना,
नवाब है, यहाँ खाली जगह यहाँ लिख देता हूँ, इनका नाम है निजाम उल मुल्क। ये नाम पहले भी आ चुका है, निजाम उल मुल्क। आपने पीछे क्लास में अगर पढ़ी है अच्छे से, क्लास अच्छे से देखी है, तो ये नाम पहले आ चुका, निजाम उल मुल्क। ये निजाम उल मुल्क कौन है? ये मोहम्मद शाह रंगीला, यानी मुगल साम्राज्य का जो शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, उसका ये वजीर है। ठीक है, ये है मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर। मैं सीधा लिख देता हूँ, ये होता रंगीला का वजीर था पहले। कब से कब तक रंगीला का वजीर था ये? 1722 से 24 तक। 1722 से 24 तक तो क्या होता है, ये रंगीला का वजीर रहता है। उस दौरान क्या होता है कि ये वहाँ एक अच्छा सामंत था, इसकी अच्छी राजनीति पे अच्छी पकड़ थी, और ये चाहता था कि जो देश की दुर्गति हो रही है, जो कि हालात कमज़ोर होते जा रहे हैं, सत्ता पे राजा की पकड़ कमज़ोर होने के कारण, ये चाहता था कि मैं इस सत्ता को मजबूत करके चलूं। लेकिन राजा की जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा रंग मिजाज का आदमी है, रंगीन मिजाज का आदमी है। तो अब वो क्या करता है, परेशान होकर 1722 से 24 का जो दौर है, परेशान होकर वो यहाँ को इस पद को छोड़ देता है और हैदराबाद पहुँच जाता है और हैदराबाद की नींव रखता है। ठीक है, ये आ गया वापस हैदराबाद। रंगीला का ये वजीर था, रंगीला का वजीर था ये। ठीक है, अब ये आ गया हैदराबाद। अब कई बार क्वेश्चन में होता है हैदराबाद की नींव किसने रखी? किसने रखी थी? निजाम उल मुल्क। इसका ओरिजिनल नाम था, जो मुख्य नाम था वो क्या था? चिनकिलिच खां। वैसे एग्जाम में नहीं पूछता, निजाम उल मुल्क ही चलता है। अभी क्या होता है कि ये आ जाता है यहाँ पे, यहाँ आकर ये क्या होता है, एक लड़ाई होती है। मुगल दरबार है कि मुगल बादशाह का एक कैंडिडेट होता है जिसका नाम है मुबारिज खां। ठीक है, मुबारिज खां नाम है कि मुगल सूबेदार है कि भाई, मुगल सूबेदार के साथ इसकी हो जाती है लड़ाई। ये जब हैदराबाद में आता है ना, तो मुगल सूबेदार वर्सेस एक लड़ाई इसकी, किसकी? निज़ाम की। ठीक है, निज़ाम की एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं मुगल सूबेदार वर्सेस निज़ाम है। मुगल सूबेदार का नाम क्या बताया था मैंने? नाम है भाई इनका है मुबारिज खां। ठीक है, मुबारिज खां, मुबारिज खां, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई कहाँ पे होती है? सकूर खेड़ा की लड़ाई बोलते हैं इसको। कौन सी लड़ाई बोलते हैं? सकूर खेड़ा की लड़ाई बोलते हैं। ठीक है, और सकूर खेड़ा की लड़ाई में क्या होता है, जहाँ तक डिस्प्ले पे सब सही है, सकूर खेड़ा जगह का नाम क्या है? सकूर खेड़ा। यहाँ पे लड़ाई होती है। सकूर खेड़ा की लड़ाई किस किस के बीच में होती है? सकूर खेड़ा की लड़ाई होती है भाई, सकूर खेड़ा की लड़ाई होती है निजाम वर्सेस मुगल सूबेदार। कौन? मुबारिज खां। इसमें निजाम जीत जाता है, निजाम इसमें जीत जाता है। निजाम जीत जाता है तो निजाम को एक उपाधि दी जाती है आसफ जहाँ की। निजाम को उपाधि दी गई, एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम है आसफ जहाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आसफ जहाँ, मैं सॉरी, आसफ जहाँ या आसफ जहाँ। ठीक है ना, अब आसफ जहाँ या कई कई जगह लिखा तो आसफ जा है, ऐसे कुछ नाम है। कई कई इसका नाम ये भी लिखा होता है, आसफ जा है भी लिखा होता है, कई कई आसफ जहाँ लिखा होता है। तो आसफ जहाँ किसकी जो भी उपाधि दी जाती है, किसको? हैदराबाद के निजाम को। अब निजाम को ये उपाधि दे दी, सूबेदार को हरा दिया है। ये भी वहीं का मुगल बादशाहों का ही संपर्क में रहता है। ये क्या करता है कि कभी ना आके ये नहीं कहता कि भाई मैं मुगल दरबार का कहना नहीं मानूंगा, यानी कि मुगल दरबार की आलोचना नहीं करता, कभी भी खुलेआम घोषणा नहीं करता। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इसने क्या खुलेआम घोषणा कर दी थी कि मुगल दरबार की आलोचना करना या मुगल दरबार के पूछे बिना काम करना। तो इसने क्या किया था, मुगल दरबार से कुछ काम तो पूछता नहीं था, अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ता था। ठीक है, अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ता, संधियाँ करता। ठीक है, जो भी संधियाँ करनी पड़ती, चाहे उसमें हार हो जीत हो, अपनी मर्जी से करता। किताब भी बांटता। ठीक है, किताबें भी देता था ये, किताब नहीं भाई, किताब बताया मैंने। ठीक है, किताब देता था। ठीक है, देता था। और इसके साथ ही क्या करता था भाई,
उपाधि हो गई, खिताब हो गए, उपाधि, ठीक है, ये अपनी मर्जी से करता था। इसने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई मुगल दरबार से मैं आदेश लेके आऊंगा उसके बाद ही आपको कुछ दिया जाएगा। लेकिन उनका क्या था कि एक निर्धारित कर होता था, वो पहुंचाता रहता था और अपनी मर्जी से ये काम करता रहता, इसको जो भी मन करता वो अपनी मर्जी से काम करता था। इसने ऐसा काम किया, ठीक है, एक अच्छी कंडीशन में 24 से लेकर 48 तक इसने अच्छी कंडीशन में हैदराबाद को पहुंचा दिया था, एक अच्छी कंडीशन में। लेकिन 1748 में इसकी हो जाती है भाई मृत्यु। ठीक है, 1748 में इसकी हो गई मृत्यु। इसकी निजामुल मुल्क की। अब निजामुल मुल्क जो आया था यहाँ पे शासन करने के लिए, ये आया था कि भाई मुगल दरबार में कुछ फायदा नहीं है, मैं हैदराबाद में जाके अपना छोटा राज्य स्थापित करता हूँ, अपनी सत्ता वहां पे कायम करता हूँ। लेकिन क्या होता है, किसने सब किया भी, एक अच्छी सुदृढ़ स्थिति भी बनाई, लेकिन 1748 में जब ये मर जाता है निजामुल मुल्क, इसका लिए मैंने इसके सबसे आगे लिख दिए थे पहले ही, जब ये मर जाता है तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच में लड़ाई हो जाती है। किस किस के बीच में? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई है ना, ये दोनों की लड़ाई कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अहम योगदान निभाती हैं। कौन मर गया? कौन? हैदराबाद का निजाम। उसके दो उत्तराधिकारी हो गए, कौन कौन हो गए? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में उस समय पे दो विदेशी कंपनियां अच्छी अट्रैक्टिव हैं, अच्छी स्थिति में हैं। एक फ्रांस की कंपनी है, एक इंग्लैंड की कंपनी है। दोनों कंपनियों का आपस में विवाद है और दोनों यहाँ से फायदा उठाते हैं और ये उसके योगदान में, उनकी लड़ाइयों में ये योगदान भी देते हैं। कैसे देंगे योगदान, क्या क्या होगा, वो इसकी कर्नाटक की दूसरी लड़ाई में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया हैदराबाद के बारे में, अब पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में। फिर कर्नाटक की 3 लड़ाइयाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे। बिल्कुल आराम से पॉइंट टू पॉइंट समझना है, नहीं तो आप विचलित हो सकते हैं। कुछ नाम हैं मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो कुछ भूल भी सकते हैं क्योंकि वो इतने नाम हो जाते हैं, लेकिन वो नाम याद भी रखने पड़ते हैं। अगर कहानी को अच्छे से समझना है तो नाम याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं भाई हम तो नहीं कर सकते, नाम याद नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं भाई, फिर आपको कहानी भी समझ में नहीं आएगी। 2 नाम तो ये है, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। इसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी 2 ये हैं। ठीक है, 3 3 6 नाम हो गए, कम से कम 10 नाम हो जाएंगे, 12 नाम हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद क्या होता है, आ जाओ भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हैदराबाद की नींव किसने रखी? निजामुल मुल्क ने। ये निजामुल मुल्क कौन था? रंगीला का वजीर था। 1722 से 1724 मुगल सूबेदार और निजाम के बीच एक लड़ाई हुई जिसको बोलते हैं स्कूरखेड़ा का युद्ध। स्कूरखेड़ा के युद्ध में ये इसको मुगल सूबेदार है मुबारिज खां, ये हार जाता है, इसलिए मुगल दरबार से इनको उपाधि मिलती है आसफ जाह की। ठीक है, उसके बाद ये अपनी मर्जी से लड़ाइयाँ लड़ता, संधियाँ, किताबें जो भी करता है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अच्छी स्थिति बनाता है। बदकिस्मत से 1748 में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं। वैसे ही कंडीशन हो जाती है जैसे कि मुगल दरबार में रोज होती थी लड़ाई झगड़े पारिवारिक, वैसे ही यहाँ भी हो जाते हैं। और अब पढ़ते हैं फिर कौन सा? हैदराबाद। जो हैदराबाद है ना, सॉरी, जो कर्नाटक है, अब पढ़ेंगे कर्नाटक। हैदराबाद तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम कर्नाटक। कर्नाटक है ना, ये एक मुगल सूबा है। क्या है ये? मुगल सूबा है एक। ये है एक मुगल सूबा, मतलब मुगलों का एक छोटा सा क्षेत्र है। और ये हैदराबाद के निजाम के, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता है। ये जो कर्नाटक है ये मुगल सूबा है एक, और हैदराबाद के निज़ाम के अंतर्गत आता है। और हैदराबाद के निज़ाम की कंडीशन को देखते हुए कमज़ोर, ये यहाँ का जो शासक है छोटा सा कोई भी, जिसको बनाया है सूबेदार का पद दिया है, इसका नाम है सादत उल्ला खान। ये क्या करता है, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सादत, ठीक है, सादत उल्ला खां क्या करता है, अरकाट को अपनी राजधानी बना लेता है। भाई किसको बना लेता है? अरकाट को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, और अपनी अच्छी स्थिति मजबूत करने के लिए अरकाट को अपनी राजधानी बना लेता है।
वैसे है ये मुगल सूबा है, हैदराबाद के निज़ाम के अंतर्गत आता है। और ये भी क्या करता है अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा रहता है। ये बेचारा क्या करता है, अपनी स्थिति को मजबूत करता है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है, सादतुल्ला खां की हो जाती है मृत्यु, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब आप देखें भाई, बिल्कुल एक तो निज़ाम उल मुल्क था, याद भी निपट गया, इसकी डेथ हो गई। सादत उल्ला खां भी निपट गया। हैदराबाद भी एक क्षेत्र है, कर्नाटक भी एक क्षेत्र है। कर्नाटक है वो हैदराबाद के अंतर्गत काम करता है। अब हैदराबाद का निज़ाम गया तो उसके जो उत्तराधिकारी हो गए दो। अब दो उत्तराधिकारियों में असमंजस्य की स्थिति है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ की कमजोरी का फायदा उठा के दूसरा भी कोई ना कोई शासन के लिए सोचेगा, जिसके लिए सोचता सादत खान। अब सादत खान भी कुछ ही समय बाद मर जाता है। उसके बाद भी दो उसके उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध हो जाता है, जिनके नाम है अनवरुद्दीन और चांदा साहब। अनवरुद्दीन और चांदा साहब। अब ये है ना, ये जो कर्नाटक की दूसरी लड़ाई होगी, कर्नाटक की 3 लड़ाइयाँ होती हैं, दूसरी लड़ाई में ये अहम योगदान देंगे लड़ाई करने में। तो हम पढ़ते हैं प्रथम लड़ाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्नाटक की प्रथम लड़ाई। इसके नोट्स हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके नोट्स शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब, वो क्या था कि टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कर्नाटक की प्रथम लड़ाई देखते हैं भाई, क्या होता है कर्नाटक की प्रथम लड़ाई। कर्नाटक की प्रथम लड़ाई के दौरान क्या होता है, अब लड़ाई होती है कर्नाटक में, और कर्नाटक पड़ता है भारत में। लेकिन ये जो लड़ाई है इसकी पृष्ठभूमि भारत नहीं है, पहली बात तो ये है। इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत है ऑस्ट्रिया से। वहाँ ऑस्ट्रिया के साथ एक लड़ाई चल रही है इनकी, किस किस की, फ्रांस की। ऑस्ट्रिया में फ्रांस की और इंग्लैंड की एक लड़ाई चल रही है भाई, किस किस की, फ्रांस की। और जगह कौन सी है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक जगह है यूरोप में, ठीक है। और वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है फ्रांस की, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन। कहाँ पे, यूरोप में। ये सारी चीज़ कहाँ की हैं, यूरोप की हैं। सारी चीज़, सारी कंपनियां, सारे देश कहाँ, यूरोप के हैं। ऑस्ट्रिया में फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है, इसलिए दोनों कंपनियां भारत में आई हुई हैं, ये भी दोनों कंपनियां कहाँ पे काम करनी है, भारत में। अब जिनके घर वाले लड़ रहे हों तो वो लड़के भी ऐसे ही सोचेंगे भाई इसका पापा खराब है, वो कहेगा तेरा पापा खराब है, ठीक है ना। ऐसे ही पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं तो बच्चे तो ये सोचेंगे भाई मेरे पापा की तो गलती नहीं है, इसकी है। ये एग्जाम्पल है कि ऐसे करके यहाँ पर भी इनके मन मुटाव हो रहे हैं, लेकिन तात्कालिक कारण कुछ और है। इनके मनमुटाव तो है। अब ये तो है पृष्ठभूमि वहाँ की, ठीक है। आप वहाँ की पृष्ठभूमि देख रहे हो कि ऑस्ट्रिया में फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई चल रही है और ये कंपनियां भारत में आई हुई हैं। भारत में तात्कालिक कारण क्या रहता है, तात्कालिक कारण समझेंगे। तात्कालिक कारण क्या है कि एक है अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज है जिसका नाम है अंग्रेज अधिकारी का कैप्टन बर्नेट, ठीक है। इनका नाम है कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट क्या करता है, ये ना एक फ्रांसी जहाज पर कब्जा कर लेता है। कैप्टन बर्नेट क्या करता है, एक फ्रांस का जहाज है, क्या है, फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लेता है भाई, फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लेता है। उस समय फ्रांस का जो सेनापति या वायसराय है, उस समय फ्रांस का जो वायसराय है ना, फ्रांस का वायसराय, उसका नाम है डुप्ले। क्या नाम है, डुप्ले। ये डुप्ले ना फ्रांस की इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत स्थिति बना देगा इंडिया में
कि अंग्रेज बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन बदकिस्मत से फ्रांस की सरकार डुप्ले को वापस बुला लेती है और यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है फ्रांस के लिए। और फ्रांस का कुछ समय बाद तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक व्यापार के नाम से कंपनी बचती, कुछ नहीं बचता व्यापार करने के लिए, छोटी सी कंपनी। अगर डुप्ले को नहीं बुलाया गया होता तो फ्रांस कब्जा करता है इंडिया पर, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं हो पाता। अब क्या करता है ये वायसराय डुप्ले, क्या करता है, कांटेक्ट करता है मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस। मॉरिशस में मॉरिशस के जो सेनापति हैं, जो गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर ला, क्या नाम है, ला बारडोने, इनका नाम है ला बारडोने। ये ला बारडोने को बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? इंडिया के वायसराय, इंडिया के फ्रांसीसी वायसराय, इंडिया के फ्रांसीसी वायसराय मॉरिशस के गवर्नर ला बारडोने को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई बात ऐसे है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने, जिसका नाम है कैप्टन बर्नेट, हमारे जहाज पर नियंत्रण कर लिया, हमारे जहाज को पकड़ लिया और कब्जा कर लिया, दे नहीं रहा है भाई ये। अब भाई वो आता है, चलो दोनों भाई मिलके करते हैं लड़ाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और मॉरिशस से गवर्नर ला बारडोने और यहाँ से डुप्ले दोनों मिलके अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना जहाज तो छुड़ा लेते हैं, साथ ही साथ ये दोनों मिलके क्या करते हैं भाई, मद्रास पर भी कब्जा कर लेते हैं। कहाँ पर? मद्रास पर, मद्रास पर भी कब्जा कर लेते हैं भाई ये। मद्रास पर कब्जा करने के बाद अब लड़ाई हो रही है, मद्रास पर भी कब्जा हो गया। अब क्या होता है, ये जाते हैं भाई अंग्रेज कि भाई ये तो पंगा ले लिया। बर्नेट सोचते हैं यार ये तो गलत हो गया, हमारी तो जहाज, जो जिस जहाज पर हमने कब्जा किया था वो भी गया और मद्रास पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अंग्रेज जाते हैं अब किसके पास? अनवरुद्दीन के पास। कौन जाते हैं? अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज जाते हैं अनवरुद्दीन के पास, जो कि कर्नाटक का नवाब का पुत्र है, यानी कि यहाँ पे ये शासन कर रहे हैं, दोनों शासन यही कर रहा है ज़्यादा। तो अब क्या है कि अनवरुद्दीन के पास जाते हैं कि भाई हम तुम्हें नवाब बनाने में हेल्प करेंगे, हम तुम्हें नवाब बना देंगे, आप है ना हमारी हेल्प करो। आप क्या करो, उन फ्रांसीसियों को भगा दो यहाँ से, आपका क्षेत्र है, आपका शहर, आपका मतलब कस्बा, क्या बोलते हैं, राज्य है। अब अनवरुद्दीन आता है, क्या कहता है, भाई आप ना मद्रास को छोड़ दो, ये मद्रास पर जो आपने कब्जा किया है, फ्रांसीसियों से कहता है कौन? अनवरुद्दीन, ये मद्रास पे जो आपने कब्जा किया हमारा क्षेत्र है, आप यहाँ के शासन नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ो और भागो यहाँ से। अब फ्रांसीसी मानने वाले नहीं है, फ्रांसीसी कहते भाई नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, ये कहता छोड़ दो। अब जिद्दी हो गई, अब जिद में होगा क्या भाई, लड़ाई होगी। अब अनवरुद्दीन वर्सेस, अब क्या हो जाता, अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांस की हो जाती है लड़ाई। अनवरुद्दीन, फ्रांस से कौन है? डुप्ले प्लस कौन था ये नाम? बारडोने, ला बारडोने, ठीक है ना, बारडोने, यहाँ तक डिस्प्ले पे दिख रहा है, बारडोने, तो ये था बारडोने। ला बारडोने, सही, कोई दिक्कत नहीं भाई, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी है, कोई बात नहीं है। अब क्या था, बारडोने और अनवरुद्दीन के बीच लड़ाई हो जाती है और क्या होता है कि अनवरुद्दीन की हार हो जाती है भाई, ये हार जाता है, ये गया हार, ठीक है, ये हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है कि भाई अब तो हो गई दिक्कत, अब लड़ाई किसकी थी, पंगा किसी का हो गया, अब तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई। उसी दौरान 1748 में, उसी दौरान 1748 में क्या होता है, अभी ये हैदराबाद वाला इसमें शामिल नहीं हुआ प्रथम लड़ाई में, कर्नाटक की प्रथम लड़ाई में हैदराबाद का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1748 में, दिखता है अब तक, 1748 में ये एक संधि हो जाती है यूरोप में, जिसका नाम है एक्स लॉ सैपेल, एक्स लॉ, ये लॉ है भाई, एक्स लॉ सैपेल,
इसके नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं। एक्स ला शॉपेल है ना, ये की संधि हो जाती है कहाँ पे, यूरोप में। एक एक्स ला शॉपेल की संधि हो जाती है, किस किस के बीच हो जाती है भाई, ये हो जाती है ब्रिटेन प्लस ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस, यहाँ पे संधि हो जाती है ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस की। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, इससे नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा। ब्रिटेन वर्सेज फ्रांस की संधि हो जाती है, कौन सी संधि है, एक्स ला शॉपेल। और इस संधि के तहत क्या करते हैं, जो मद्रास है ना, जिस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा है, ये वापिस अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और अमेरिका में एक जगह है लुईवर्ग, कहाँ पे है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में एक जगह है, कौन सी, लुईवर्ग है, ये फ्रांस को दे दी जाती है। ये पहले से ही उनकी थी। ठीक है, लुईवर्ग फ्रांस को दे दी जाती है और इनका आपस में फैसला हो जाता है। अब एक बार कहानी फिर देखें प्रथम कर्नाटक युद्ध की। कर्नाटक की प्रथम लड़ाई है, उसकी पृष्ठभूमि शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया में क्या है, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों देशों की कंपनियां भारत में आई हुई हैं, उनके आपस में मनमुटाव चल रहे हैं। उसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कैप्टन बर्नेट, ये क्या करता, फ्रांसीसी एक बेड़े को, एक जहाज को कब्जा कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। उसी समय फ्रांस का जो वायसराय है डुप्ले, वो मॉरिशस में इनका गवर्नर है, फ्रांस का ही कैंडिडेट है जो गवर्नर है, जिसका नाम है ला बार्डोने, इसको बुला लेता है। दोनों मिलके क्या कर देते हैं कि यहाँ की ये मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। जब मद्रास पर कब्जा होता है तो अंग्रेज घबरा जाते हैं, अंग्रेज भागते हैं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास, कहते हैं भाई आपका क्षेत्र है, लड़ाई करने से रोको इन्हें। जब अनवरुद्दीन जाता है इनके पास, फ्रांसीसियों के पास, ये मानने से इनकार कर देते हैं, लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं। जब लड़ाई होती है तो उसमें अनवरुद्दीन हार जाता है। ठीक है, और क्या होता है, उसी दौरान 1748 में एक संधि हो जाती है एक्स ला शॉपेल की। ठीक है, ये हो गई ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस के बीच में। और इस संधि के तहत क्या हुआ, मद्रास है जिस पर कब्जा फ्रांसीसियों को है, वो वापस अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अमेरिका का लुईवर्ग है, वो फ्रांस को दे दिया जाता है। प्रश्न ये है कि कर्नाटक की प्रथम लड़ाई किस कारण से हुई थी, ऑस्ट्रिया के उत्तरादि के कारण से। कर्नाटक की प्रथम लड़ाई किस संधि के तहत समाप्त हुई, तो एक्स ला शॉपेल संधि के तहत। ठीक है, एक्स ला शॉपेल संधि के तहत समाप्त हुई थी। यहाँ तक एक बार आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा, आप लिख लें। और आप नहीं लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी बात ये भी बता दिया मैंने, इसके नोट्स, पीडीएफ के नोट्स आपको मिल जाएंगे शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। अपनी मर्जी से अपने हाथ से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या कर्नाटक की दूसरी लड़ाई। हम पढ़ेंगे कर्नाटक की दूसरी लड़ाई। कर्नाटक की दूसरी लड़ाई में हम क्या पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कर्नाटक की जो दूसरी लड़ाई है, इसके दौरान हमें
पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है ये बात ध्यान से देखेंगे कि पहली लड़ाई का समझौता हो चुका है। अभी अनवरुद्दीन है जो बेचारे का कोई योगदान नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, अंग्रेजों के कहने से फ्रांसीसियों से भिड़ गया, जिसका कोई बेचारे का कोई मतलब था ही नहीं। अब क्या होता है कि लड़ाई होती है 1749 में, 1749 में अंबुर की लड़ाई। ठीक है, 1749 में अंबुर की लड़ाई है। किसके किसके साथ है ये लड़ाई? है फ्रांस वर्सेज अनवरुद्दीन। फ्रांस वर्सेज अनवरुद्दीन के बीच में 1749 में अंबुर की लड़ाई है। 1749 में कौन सी लड़ाई है? अंबुर की लड़ाई है। किस किस के बीच? फ्रांस वर्सेज अनवरुद्दीन। इस लड़ाई में अनवरुद्दीन मारा जाता है, इसकी हो जाती है इस लड़ाई में मृत्यु। अब बताओ, इस लड़ाई में हो जाती है मृत्यु। ये पहला ऐसा दौर चल रहा है अब कि विदेशी कंपनी से कोई भारतीय शासक हार रहा है। इससे पहले भारतीय शासकों को कोई हरा नहीं पाया था, कोई कंपनी का कैंडिडेट। अब ऐसा दौर आ गया कि कंपनियां आके भारतीय राजाओं को हरा रही हैं। अब अनवरुद्दीन की हार हो जाती है भाई, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और इनका पुत्र है मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का पुत्र है, इनका पुत्र कौन है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इसका पुत्र है। कुछ नाम ये पढ़े थे 4। अब मोहम्मद अली आ गया भाई, हम लिखते हैं इसके नीचे। अब 2 आदमी पहले मर चुके थे ना, निजामुल मुल्क सादत उल्ला खां। अब ये भी मारा गया और ये अंग्रेजों का समर्थक था। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए का मतलब है भाई ये अंग्रेजों का समर्थक था, ये फ्रांसीसियों का समर्थक था। इसके ऊपर लिख दिया मैंने एफ। ठीक है ना, ये एफ है, ई नहीं है, एफ है। एफ है, ये फ्रांसीसियों का समर्थक है, और ए है ये अंग्रेजों का समर्थक है, और ये मारा जाता है। इसके मरने के बाद इसका पुत्र है मोहम्मद अली। कौन है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बेचारा क्या करे? अब बाप मार दिया गया बेचारे का, पुत्र बेचारा क्या करे? ये भाग गया त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली ये भाग जाता है। कौन? अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली तिरुचनापल्ली भाग जाता है। एक जगह का नाम है त्रिचनापल्ली, ये वहाँ पे भाग जाता है। और कुछ समय बाद 1750 में क्या होता है भाई? हैदराबाद का जो नवाब है नासिर जंग, हैदराबाद का जो नासिर जंग है, ये भी इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये भी मार दिया जाता है। मृत्यु तो क्या, मार दिया जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी ना अंग्रेजों का ही समर्थक था। नासिर जंग क्या था? अंग्रेजों का समर्थक था। और मुजफ्फर किसका था? फ्रांसीसियों का समर्थक था। अब एक बात सुनो भाई, यहाँ पे अनवरुद्दीन मारा गया जो अंग्रेजों का समर्थक था, नासिर जंग भी मारा गया जो अंग्रेजों का समर्थक था। यहाँ से अंग्रेजों को जो भारतीय राजाओं से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, इतने कमजोर हो गए। फ्रांस है वो अब अच्छी मजबूत स्थिति में है। ऐसी स्थिति है कि हमारे साथ भी कभी ऐसी स्थिति विपरीत होना तो हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। यही वो अंग्रेज हैं जो कि चारों तरफ से हार रहे हैं बेचारे, कोई साथ देने वाला नहीं, लेकिन धैर्य बना के चले हुए हैं। और यही अंग्रेज लास्ट में भारत पे शासन करते और फ्रांसीसी नहीं कर पाए। तो आप अपनी हार पे अपना धैर्य बना के रखें, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ से क्या होता है कि नासिर जंग भी मारा गया और अनवरुद्दीन भी मारा गया। इसके बाद क्या होता है भाई आगे? इसके बाद होता है मुजफ्फर जंग है ना, इसको बना दिया जाता है नवाब। ये मारा गया, इसको नवाब बना दिया गया। कौन बना दिया? मुजफ्फर जंग, ये बना दिया नवाब। इसको भी मार देंगे पहले ही। ठीक है, ये मरेंगे सारे के सारे, मरेंगे सारे के सारे, लेकिन समय समय पर। अब क्या हुआ आप देखेंगे कि हैदराबाद मुजफ्फर जंग को बना दिया है नवाब। ठीक है, और मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने के बाद मुजफ्फर जंग सोचता है कि भाई नासिर जंग का तो पत्ता साफ हो गया, अब मैं नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद क्या करता है? कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर मुजफ्फर नहीं आएगा भाई, शायद मुजफ्फर आएगा ये।
चलो आप लिख लेना, इनका नाम है मुजफ्फर, आधा फे आएगा ऐसे करके, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग बन गया नवाब, और नवाब बनने के बाद ये क्या करेगा, अंक फ्रांसीसियों को गिफ्ट देगा। फ्रांसीसियों क्या करेगा, गिफ्ट देगा। और ये क्या करेगा, इन्होंने किया कि भाई आपको गिफ्ट है, आपको ना मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी आपकी। अब बेचारे मुजफ्फर जंग के सामने जो विवाद था, नासिर जंग जो इसको शासक नहीं दे रहा था, इसने क्या किया, हाँ भाई तुम्हारा प्रतिद्वंदी तो हट गया। किसने हटवा दिया, पुर्तगा इन्होंने, फ्रांसीसियों ने। तो फिर फ्रांसीसियों से बड़ा खुश होता है और क्या कहता है कि भाई चलो आपको दो जगह दी, एक तो दे दी मसूलीपट्टनम और दूसरी दे दी आपको कौन सी, पांडिचेरी। ये दो जगह दे दी, ठीक है, खुश है। अब कहते हैं हाँ खुश हैं, बाकी कुछ और मिल जाता तो। अब ये क्या कहता है, चलो और भी देंगे आपको। ये क्या करता है मुजफ्फर जंग, चलो आपको ना कृष्णा नदी से लेकर, कृष्णा नदी से, ठीक है, कन्याकुमारी तक आपको गवर्नर बना दिया गया भाई। चलो ये क्षेत्र का आपको गवर्नर बना दिया। मसूलीपट्टनम पांडिचेरी दे दी, साथ के साथ दे दिया चलो आपको ना कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक आपको गवर्नर भी बना दिया गया। आप गवर्नर हो, यहाँ तक आपकी जो मर्जी सेना आपकी सब कुछ आपका, आपकी पूरी छूट है, आपकी यहाँ तक गवर्नर हो। लेकिन समय से पहले क्या कर देते हैं, जब एक मुजफ्फर जंग गद्दी पे बैठना चाहता है, उससे पहले ही इसकी भी डेथ हो जाती है। किसकी हो जाती है, मुजफ्फर जंग की। मुजफ्फर जंग की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। गद्दी पर बैठने से पहले ही इसको भी टपका देते हैं भाई। ये भी गया, इसका भी सुपड़ा साफ। इसके बाद जो आता है इसका शासक उत्तराधिकारी, उसका नाम है सलाबत खान, ऐसे करके कुछ नाम है भाई, नाम इनका सलाबत जंग, ठीक है, इनका नाम है सलाबत जंग। इनका उत्तराधिकारी आता है, उनका नाम है सलाबत जंग, सलाबत जंग। ये कौन है सलाबत जंग, मुजफ्फर जंग का उत्तराधिकारी है। अब शासक कौन बन गया, सलाबत जंग। अब जो अच्छे से क्लास तो देख रहे हैं वो तो है सही, और जो बीच में स्किप कर रहे हैं उसके समझ में कुछ आएगा भी नहीं। सलाबत जंग बन गया अब नवाब। सलाबत जंग नवाब बनने के बाद क्या कहता है, चलो उत्तरी सरकार का क्षेत्र आपका। अब ये उत्तरी सरकार क्या है भाई, उत्तरी सरकार दे देता है, ठीक है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र आपका। यहाँ मैं एक बार मैप बनाता हूँ थोड़ा सा साउथ इंडिया का, ऐसे ही तो करके है ना कुछ। तो ये जो क्षेत्र है ना यहाँ वाला, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ये उत्तरी सरकार कौन दे देता है, सलाबत जंग। किसको देता है, फ्रांसीसियों को। सलाबत जंग क्या करता है, फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार दे देता है। अब फ्रांसीसी है एक अच्छी मजबूत स्थिति में, फ्रांसीसी है एक मजबूत स्थिति में। अब डुप्ले क्या करता है, डुप्ले बड़ा चतुर आदमी है। डुप्ले क्या करता है, एक उनका एक आर्मी कैप्टन है जिनका नाम है कैप्टन बुस्सी। इनका नाम है कैप्टन बुस्सी, कैप्टन बुस्सी, ठीक है। कैप्टन बुस्सी को क्या करता है, भाई आप है ना हैदराबाद में जाओ और अपने सैन्य टुकड़ी लेकर जाओ। इनको हैदराबाद में तैनात कर देता है, इनको कर देता है हैदराबाद में तैनात, ठीक है। किसको, कैप्टन बुस्सी को अपनी एक सैन्य टुकड़ी देकर हैदराबाद में तैनात कर देता, वहां पे आप जाओ। अब हैदराबाद में जाओ और आप क्या करो, वहां पे अपनी वो करो, स्थिति को मजबूत करो। कैप्टन बुस्सी को देता है। और ये क्या करते हैं कि जो इनका जो पुत्र है ना, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन मारा गया, मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया। डुप्ले सोचता है कि हैदराबाद में तो अपने कैप्टन बुस्सी को तैनात कर दिया जाए, हैदराबाद में तो अपने कैप्टन बुस्सी को तैनात कर दिया जाए अपनी सेना देकर। और क्या किया, वहाँ वाला जो है ना अनवरुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद अली वो भाग गया कहाँ पे, त्रिचनापल्ली।
तिरुचिरापल्ली पर दबाव बना जाए, तिरुचिरापल्ली पर दबाव बनाया जाए। ठीक है, अभी अपना शासन मजबूत करने पे लगे हुए हैं, तिरुचिरापल्ली पर दबाव बना जाए। सब इनका सिक्का चल रहा है। एक बात आपने और भी देखी है होगी, अब देखेंगे कि एक कैंडिडेट है जिसका नाम सुना आपने, क्लाइव। क्लाइव है, ठीक है, जो कि बाद में तो गवर्नर बनता, उस समय एक क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहा है क्लाइव। क्लाइव देख रहा कि यार हमारे देशवासी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कैंडिडेट भेजे हैं, हम क्लर्क है, हमें समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं। अब क्लाइव के मन में सवाल उठते हैं, भाई ऐसे तो नहीं, अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। अब एक अच्छा सा नाम निकल के आता है क्लाइव का, हम लिखते हैं क्लाइव यहाँ पे, क्लाइव, ये यूनिक नेम है भाई। ये यहाँ से सत्ता बदल देते, ये पार्टी चेंज करता है बनके, इनका सब कुछ चेंज करेगा। अभी क्या करता है क्लाइव, ये सोचता कि तिरुचिरापल्ली पर भी इन्होंने अच्छा दबाव बनाया हुआ है, यार हम तो हार जाएंगे बिल्कुल, हमारी मेहनत तो सारी गई। ये क्या है, तिरुचिरापल्ली है ना जो जगह है, यहाँ पे दबाव करने कम करने के लिए ये अर्काट अर्काट पर घेरा डाल देता है। ठीक है, अर्काट पर घेरा डाल देता है। कहाँ पे, अर्काट, एक जगह का नाम लिखता हूँ, अर्काट, अर्काट पर घेरा डाल देता है ताकि फ्रांसीसियों का ध्यान तिरुचिरापल्ली से हटकर अर्काट की तरफ हो, यहाँ पर मजबूत स्थिति करने पर लग जाते हैं। अब फ्रांसीसियों को मन में ऐसा विचार, फ्रांसीसियों के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि यार हम तो मजबूत हैं, अंग्रेजों को तो नहीं छोड़ेंगे। ये क्या करते हैं, तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और ये हार जाते हैं। कौन, फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली पर करते हैं आक्रमण, और आक्रमण के बाद फ्रांसीसियों की हो जाती है हार। अब फ्रांसीसियों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, फ्रांसीसियों की हो जाती है हार। और उसी समय एक जगह है तंजोर, उसी समय एक जगह है तंजोर, तंजोर है, ठीक है ना, तंजोर। तंजोर का सेनापति क्या करता है, तंजोर का सेनापति, तंजोर का सेनापति है ना, तंजोर का सेनापति चांदा साहब को मार देता धोखे से, मार दिए चारों के चारों, कंप्लीट मार दिए भाई। राजनीति से कहते हैं, लड़ाई किसकी थी, मर कोई रहा है। देखो भाई लड़ाई किसकी थी, दो तो पहले मर गए, दो मरने के बाद इनके उत्तराधिकारी आए हैं, और कोई भी दो विदेशी कंपनियां के किसी किसी को लड़ा के मार रही हैं। यहाँ पे नासिर जंग मर गया, मुजफ्फर जंग मर गया, अनवरुद्दीन मर गया, चांदा साहब भी मार दिए। अब बताओ, एक एक करके सारे निपटा दिए इन्होंने। तंजौर का सेनापति को कहते हैं भाई अंग्रेज तू एक काम कर, इस चांदा साहब को ही निपटा दे, और वो निपटा देता धोखे से चांदा साहब को। चलो ये निपटा दिया। इसके बाद का कुछ होगा आगे क्या, इसके बाद ये क्या करेंगे अंग्रेज, भाई हम भी तो अब करेंगे अपने वाली, बहुत समय हो गया है, इन्होंने अपनी करते हुए फ्रांसीसियों ने अपनी मर्जी से किया, जो भी किया है ये अपनी मर्जी से करेंगे। अभी क्या करेंगे, वो हरा दिया, उसको मार दिया। अब ये देखते हुए जो क्या नाम है इसका, फ्रांसीसी सरकार परेशान हो जाती है डुप्ले से, कि यार डुप्ले तुम्हें ना वहाँ पे शासन करने के लिए, व्यवसाय व्यापार बिजनेस करने के लिए भेजा था, तुम तो वहाँ जाके ना लड़ाइयाँ लड़ रहे हो और हमारे इनकम खराब कर रहे हो, हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हो। डुप्ले को वापस बुला लेती फ्रांस सरकार। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जगह खाली है। डुप्ले की हो जाती है वापसी, इतना समझ जाना, डुप्ले की वापसी, वापसी तो फ्रांस ही जाएगा, वापसी कहाँ, फ्रांस, ये डुप्ले चला जाता फ्रांस। और इसके बाद अगला जो वायसराय है उसको भेजते हैं एक नया कैंडिडेट, जिसका नाम है कैप्टन यानी कि वायसराय गोड्यू। डुप्ले के बाद आएगा गोड्यू या गोडियो, कई जगह अलग अलग नाम लिखे होते हैं, किताबों में गोडियो भी लिखा होता है, कहीं कहीं गोड्यू भी लिखा होता है। ठीक है, गोड्यू भी लिखा, ऐसे नाम लिखे होते हैं, गोड्यू या गोड्यू नाम लिखा होता है। इसको भेजते हैं। अब गोड्यू क्या करता है, ये आकर 1754 में ये पांडिचेरी की संधि कर लेता है। क्या कर लेता है, पांडिचेरी की संधि कर लेता है भाई, कि भाई हमें ना हमारे इस देश ने भेजा है और हम संधि करने के लिए, हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं।
ये कर लेता है पांडिचेरी की संधि। कौन? गोडियो पांडिचेरी की संधि कर लेता है। और ये पांडिचेरी की संधि के साथ ही क्या कर देते हैं, अंग्रेज देखते हैं कि हाँ भाई अब फ्रांसीसियों की स्थिति हो गई कमजोर। अब हमारा एक आदमी बचा हुआ है, हमारा ये मारा गया, हमारा ये मारा गया। अंग्रेज हैं अब सोच रहे हैं फ्रांसीसियों का मुजफ्फरजंग मारा गया, चांदा साहब भी मारा गया। ठीक है, हमारा एक आदमी बचा हुआ है जिसका नाम है मोहम्मद अली, जिसका नाम है मोहम्मद अली। एक इनका उत्तराधिकारी भी बचा हुआ है सलाबत जंग, लेकिन सलाबत जंग की तरफ ध्यान क्यों देंगे, क्योंकि इनका विरोधी का लड़का है। इनका एक कैंडिडेट बचा हुआ है मोहम्मद अली, जो तिरुचिरापल्ली भाग के गया था। मोहम्मद अली, देखो ये लिखा था हमने मोहम्मद अली, ये तिरुचिरापल्ली भाग के गया था। इसको बना देते हैं नवाब। ठीक है, इसको बना देते हैं नवाब भाई। कहानी बहुत बड़ी है, जिनको पढ़ना है उनको समझ में अच्छी आएगी, और जो यहाँ तक देखने से पहले स्किप कर गए हैं उनका कोई इलाज नहीं है, उनका भगवान जाने भाई क्या इलाज होगा। पढ़ाई के समय धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, इसको बना देते हैं नवाब, और यहाँ पे लड़ाई हो जाती है दूसरी खत्म। इसके बाद होगी कर्नाटक की तीसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई से पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हुआ क्या क्या है, और तीसरी लड़ाई के बाद इनका क्या होगा, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। और हैदराबाद के बाद आगे कर्नाटक पढ़ रहे हैं, कर्नाटक के बाद हम पढ़ेंगे मराठा आएगा या मैसूर आएगा, वो पढ़ेंगे। मैसूर एक क्लास में हो जाएगा आपका। मराठा साम्राज्य है उसके लिए आपकी 2 से 3 क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। और वो कुछ उसका कुछ भाग है वो आधुनिक भारत में है, कुछ भाग है वो मध्यकालीन भारत में है। हम क्या करेंगे, सारे को एक साथ लपेटेंगे, यानी कि क्या क्या कहाँ से शुरुआत हुई है, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत सभी साथ जोड़ के। ठीक है, यानी कि कोई डाउट नहीं बचेगा अपना। हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक की तीसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई क्या कब होती है कि 1749 में अंबुर का युद्ध होता है। अंबुर का युद्ध होता है फ्रांस वर्सेस अनवरुद्दीन, जिसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनका पुत्र मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली यहाँ से भाग जाता तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली भाग गया। उसके बाद 1750 में हैदराबाद का नासिर जंग भी मारा जाता, उसकी भी मृत्यु हो जाती है हैदराबाद के नासिर जंग की। उसके बाद शासक कौन बनता है, उसका विरोधी है जो दूसरी पार्टी का है, जो कि मुजफ्फरजंग है, ये नवाब बन गया। नवाब बन गया, ये फ्रांसीसियों का समर्थक है। ये क्या करता, मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र किसको देता, फ्रांसीसियों को देता है। लेकिन सत्ता पर बैठने से पहले ये भी मारा जाता है। इसका उत्तराधिकारी होता सलाबत जंग। सलाबत जंग जब नवाब बना तो इसने उत्तरी सरकार भी दे दी। अब डुप्ले की स्थिति मजबूत हो गई। डुप्ले ने क्या किया, कैप्टन बुशी को हैदराबाद में अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ हैदराबाद में स्थापित कर दिया। तो आप हैदराबाद के दरबार में रहो एक सैन्य टुकड़ी लेकर, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारी इच्छा के बिना ये कुछ करने नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति को देखते हुए अब इनके मन में आता है, इनका दूसरी पार्टी है अंग्रेज, और अंग्रेजों का एक क्लर्क है जिसका नाम है क्लाइव। अब अंग्रेजों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्लाइव अपनी बाजी करते हैं। अब क्या करते हैं, क्लाइव सबसे पहले आते ही कि भाई हमें ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, तिरुचिरापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट पर घेरा डाल देते हैं। तिरुचिरापल्ली पर दबाव कम करने के लिए क्या करते हैं, अर्काट पर घेरा डाल देते। तिरुचिरापल्ली पर दबाव क्यों कम करना चाहते, क्योंकि इनका जो समर्थक था अनवरुद्दीन, इनका जो समर्थक था अनवरुद्दीन का पुत्र तिरुचिरापल्ली में है, और वो चाहते हैं कि अपने समर्थक राजा के पुत्र के साथ कुछ न हो, हम उसको राजा बनाएंगे ताकि हम अपना व्यवसाय कर सकें। अब ये क्या करते हैं, अर्काट पे घेरा डाल देते हैं इनका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन क्या है, फ्रांसीसियों के मन में क्या है, ईगो है कि हम तो हारेंगे नहीं, और ये तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण करने के दौरान फ्रांसीसी हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है, ये सोचते हैं हाँ कमजोर पड़ने लगे। अब क्लाइव के मन में एक सवाल और आता है कि क्यों ना इनका एक समर्थक और है चांदा साहब, अपने तो गए इनका भी ले बैठे, इनके चांदा साहब की भी डेथ करवा देता है। किसके, तंजौर के सेनापति को भुला फुसला कर, बहला फुसला कर। अब भाई तंजौर का सेनापति भी मूर्ख है, इनके कहने पे उसकी डेथ कर देता। अब ये बेचारे देखो घर के 4 आदमी मारे गए किसी तीसरी पार्टी की लड़ाई में।
अब क्या करते हैं, फ्रांस की सेना क्या है ना, फ्रांस की सरकार क्या करती है, परेशान होके डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लेती है। भाई तुम ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, डुप्ले की जगह वापस गोड्यू को भेज देती है, जिसको गोड्यू या गोड्यू भेज कहते हैं, गोड्यू को भेजते। गोड्यू बेचारा आके यहाँ पे क्या करता कि भाई मुझे ना लड़ाई झगड़े के लिए नहीं भेजा गया, मैं तो समझौते के लिए आया हूँ। और ये क्या करता है 1754 में पांडिचेरी की संधि कर लेता है। ठीक है, पांडिचेरी की संधि कर लेता है। और इस संधि के बाद क्या होता है कि भाई आप ना, आपके आराम से जितने क्षेत्र होते हैं वो आप रखो, हमें कोई मतलब नहीं है, और आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। यहाँ तक आपने लिखा। और इसके बाद क्या करते हैं, तीसरी लड़ाई देखेंगे। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। चलो भाई, हो गया। इनका भी फैसला हो गया, हैदराबाद कर्नाटक, ये भी आपने विचार चलते रहे। अब आएगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध। हम पढ़ेंगे अब कर्नाटक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध क्या है, ये तृतीय युद्ध भी ना, ये भारत की देन नहीं है। एक देश है ऑस्ट्रिया, जहां से पहले युद्ध की शुरुआत हुई थी, वही से तीसरे की हो रही है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही है, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है भाई ऑस्ट्रिया में। और इस सप्तवर्षीय युद्ध की देन है ना, वही भारत में शुरुआत हो जाती है। इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही भारत में लड़ाई होती है। सप्तवर्षीय युद्ध में एक साइड में ऑस्ट्रिया में दो पार्टियां अलग अलग हैं। एक साइड में तो है फ्रांस और ऑस्ट्रिया, फ्रांस प्लस में ऑस्ट्रिया, और वर्सेस हैं अंग्रेज या इंग्लैंड लिख सकते हो। प्लस में कौन है भाई, इनके साथ में है पर्सा, पर्सा। अंग्रेज वो कौन है, इंग्लैंड, जिसको मैंने अंग्रेज लिखा इसका मतलब इंग्लैंड से है। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ है, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया तो एक साइड में है, और अंग्रेज और पर्सा एक साइड में है, और इनकी आपस में हो रही है लड़ाई। और उसी समय 1758 में क्या होता है, एक अंग्रेज ना एक फ्रांसीसी सेनापति जिसका नाम है काउंट डी लाली, एक फ्रांस का सेनापति है, फ्रांसीसी सेनापति। ठीक है, काउंट डी लाली नहीं है नाम इनका, फ्रांसीसी सेनापति जिनका नाम है काउंट डी लाली। फ्रांसीसी सेना क्या करती है ना, सॉरी, फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, काउंट डी लाली को ना सभी सैनिक और असैनिक अधिकार दे देती है। सैनिक और असैनिक अधिकार हैं, वो किसको दे दिए जाते हैं, वो दे दिए जाते हैं भाई काउंट डी लाली को। अब काउंट डी लाली को सैनिक और असैनिक अधिकार दे दिए भारत में कि भाई आप जो आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार आप जो भी चाहते हो आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, और ये लाली क्या करता है, सेंट फोर्ड सेंट डेविड पर कब्जा कर लेता है। एक किला सेंट फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, ये लगभग नज़दीक है पांडिचेरी के पास है।
ये पांडिचेरी के पास पड़ता है भाई। कहाँ पे है? पांडिचेरी में तो नहीं, पांडिचेरी के पास है, पांडिचेरी के पास है। और ये किसने बनवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है कि। और फोर्ट सेंट डेविड पर कौन कर लेता है? लाली कर लेता है कब्जा। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस का जो सेनापति है, गवर्नर है, वो कब्जा कर लेता है। कहाँ पर? फोर्ट सेंट डेविड पर। कहाँ है? पांडिचेरी के पास। किसने बनवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्या नाम है? फोर्ट सेंट डेविड। किसने बनवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब्जा कौन कर लेता है? काउंट डी लाली। अब फ्रांस से एक सेनापति अंग्रेजों के एक किले पर कब्जा करेगा तो भाई अंग्रेज तो आराम से बैठेंगे नहीं। और दूसरी बात, यहाँ से आप एक बात सोचो, और करता भी कब है ना, ये 1758 में करता है। इसके ऊपर जो कब्जा करता है ना, वो 1758 का समय है, 1758 का। 1758 को देख के तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अरे मूर्खों, 1757 में तो प्लासी में हरा चुके हैं भारत के 3 दिग्गजों को। ठीक है, 1758 में तो मजबूत हो चुके हैं। अब ये जोश में है पूरे अंग्रेज, क्योंकि 1757 में तो ये प्लासी में, सॉरी, उस बंगाल के नवाब को हरा चुके। 64 में तो तीनों को हरा देंगे ये। 1757 में तो ये किसको हरा देते हैं? बंगाल के नवाब को। ठीक है ना। अब बंगाल का नवाब हरा दिया इन्होंने, बंगाल नवाब है, बंगाल के नवाब को हरा दिया जिसका नाम है सिराजुद्दौला। आमतौर पर सिराज लिखा जाता है। सिराजुद्दौला को ये हरा देते हैं तो इनका जोश तो ऊपर है कि हमने बंगाल के नवाब को हरा दिया, तो आप क्या चीज़ हो भाई। ठीक है, अब इनके साथ हो जाता है झगड़ा। अब झगड़ा होने के लिए कंडीशन में क्या करते हैं लाली एक काम करता है, काउंट डी लाली, कि भाई हम ना तंजौर और मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी, तंजौर पर कब्जा कर लेते हैं। और ये क्या करता है? तंजौर पर कब्जा करने के लिए क्या करता है कि हैदराबाद से ना बुस्सी को बुला लेता है। बुस्सी जो हमने पढ़ा था अभी, ये क्या करता है? तंजौर पर कब्जा करने के लिए, तंजौर पर कब्जा करने के लिए कैप्टन बुस्सी को डुप्ले ने पहले ही रखा था कि भाई बुस्सी आप वहाँ रहो अपनी सेना लेकर। अब ये क्या करता है कि हैदराबाद से बुस्सी को, कैप्टन बुस्सी में सीधा लिख रहा हूँ, बुस्सी को बुला लेता है भाई ये। ठीक है, कैप्टन बुस्सी को बुला लेता। कौन? काउंट डी लाली। ये काउंट डी लाली की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी भूल। जिस स्थिति को डुप्ले ने मजबूत किया था उसी स्थिति को लाली ने खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? हैदराबाद भी इनके हाथ से निकल गया और यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाए। जहाँ पे कब्जा था वो भी गया और जहाँ करना चाहते थे वो भी इनके हाथ नहीं आया। अब अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती जा रही है, फ्रांसीसियों की स्थिति गिरती जा रही है। अब ये बेचारे बुरी कंडीशन में आ रहे हैं भाई, अब इनके पास कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? 1760 में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है आयरकुट। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है आयरकुट। आयरकुट के नेतृत्व में क्या होता है? आयरकुट के नेतृत्व में एक लड़ाई होती है वांडीवास की। कौन सी? वांडीवास की एक लड़ाई होती है। वांडीवास की लड़ाई में ये अंग्रेज जीत जाते हैं। वांडीवास की लड़ाई में ये जीत जाते हैं और क्या करते हैं? बुस्सी को कर लेते हैं कैद। बुस्सी को कर लेते हैं कैद। किसको? कैप्टन बुस्सी को। अब जो बुस्सी हैदराबाद में अपनी स्थिति बनाए हुए थे वो बुस्सी हो गया कैद। अब बुस्सी तो बेचारा गया। काउंट डी लाली ने बुस्सी को वापस बुला लिया। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है। अब आयरकुट आ जाता है अंग्रेजों की तरफ से। आयरकुट वांडीवास की लड़ाई में क्या करता है? बुस्सी को कैद कर लेता है। बुस्सी को कैद कर लेता है। ठीक है ना, बुस्सी को कैद करने के बाद फ्रांसीसी सेना सोचती, यार ये किसको भेज दिया हमने तो गलती कर दी। अब कोई इलाज नहीं है भाई, अब अंग्रेज मजबूत स्थिति में हैं और अब हम इनका कुछ ज़्यादा नहीं कुछ बिगाड़ सकते।
अब करते हैं कि भाई अब फैसला कर ही लेना चाहिए, अब हमें समझौता कर लेना चाहिए। और इसके तहत एक पेरिस की संधि होती है। अब होती है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि तीसरी लड़ाई के बाद होगी पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि हो जाती है किस किस के बीच है भाई? ये फ्रांस, फ्रांस वर्सेज इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस वर्सेज इंग्लैंड, ये संधि हो जाती है किस किस की? पेरिस की संधि किस किस के बीच? फ्रांस वर्सेज इंग्लैंड। और यहाँ संधि के बाद क्या करते हैं? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विजित क्षेत्र जितने भी थे ना वो लौटा दिए। अब इस संधि के तहत एक समाधान किया गया कि अंग्रेजों ने इस दौरान, तृतीय लड़ाई के दौरान, जितने भी फ्रांसीसियों के क्षेत्र थे वो वापस दे दिए। और इसके साथ क्या किया? और उनकी सेना भंग कर दी। किसकी? फ्रांसीसियों की। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार करोगे, आपको किलेबंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको आपके क्षेत्र दे देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, आप अपनी सेना को भंग करो, आप सिर्फ व्यापार करोगे। और सिर्फ अब फ्रांस है ये सिर्फ व्यापार ही के लायक रह गए, भी ये व्यापार करेगा। ठीक है ना। अब इनका राजनीति से अपनी स्थिति मजबूत करने से ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ व्यापार करें, अपनी मर्जी से व्यापार कर सकते हो आप, लेकिन आप अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सेना नहीं रख सकते, आप हमसे लड़ाई नहीं कर सकते। पेरिस की संधि ने सब कुछ खत्म कर दिया। डुप्ले ने अपनी मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया था वो पेरिस की संधि ने सारा साम्राज्य खत्म कर दिया। और यहाँ पे आकर तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। एक बार हम तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। और कल पढ़ेंगे हम मैसूर, मैसूर में जो लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई कर्नाटक की। प्रथम लड़ाई है उसका जो आधार है वो ऑस्ट्रिया से है। यहाँ की लड़ाई होती है जिसमें कौन स्थिति में मजबूत होते हैं? फ्रांसीसी मजबूत होते हैं। दूसरी लड़ाई फिर कहाँ से होती है? भारतीय साम्राज्यों की तरफ से ही होती है। तीसरी लड़ाई कहाँ होती है? फिर ऑस्ट्रिया की तरह से होती है। और क्या होती है? इसके बाद फ्रांस का साम्राज्य खत्म हो जाता है, अंग्रेजों का यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना हो जाता है। और यहाँ पे अंग्रेज स्थिति मजबूत बना लेते हैं और फ्रांसीसी सिर्फ व्यवसाय के पर्पज से रहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।